हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है वर्ग 1 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हिंदी विषय से ये एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं लेकर आया हूं, यानी कि हमें हल करना है पुराना क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम कितना टफ होता है। हालांकि आपको पासिंग मार्क लाने हैं दोस्तों, और आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सुबह वीडियो में आपको बताया था कि दो तरह के यहाँ पर पेपर होंगे। पहला जो होगा वो 30 नंबर का होगा, यानी कि इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समय से घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकित योग्यता, शिक्षा शास्त्र, ये सब है ना। हमें मेन सब्जेक्ट पकड़ना है जो 120 नंबर का है। मैंने आपसे कहा था कि 120 नंबर का ये आपने पकड़ लिए तो समझे कि आपका काम बन गया। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही सब्जेक्ट रहेगा जो आपका मेन सब्जेक्ट है। तो हिंदी भाषा से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ मैं आपको ये क्वेश्चन आए हैं वो बता दूंगा और कुछ हिंदी के बता दूंगा, और जैसे जैसे समय मिलता चलेगा मैं वीडियो डालता रहूंगा जिससे कि आप वो क्वेश्चन पेपर को हल कर सकें और अपनी टेस्ट से अपना ये पता लगा सकें इतनी आपकी तैयारी है। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो हाई स्कूल का ये पेपर यानी कि वर्ग 1 का, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मॉर्निंग शिफ्ट का है हिंदी पेपर, ठीक है, जर्नल हिंदी। तो पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज ली होगी, वो जर्नल हिंदी या जर्नल इंग्लिश में आती है, और पूरा हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित विकल्पों में से अनुमान का सही समानार्थी शब्द बताइए। यहाँ पर हमें समानार्थी का मतलब है कि उसका अर्थ भी वही निकले जो कि अनुमान का है, ठीक है। तो पहले हमें लाइन ठीक से पढ़नी है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रकलन, अटकलबाजी, परिकल्पना, मानना, ठीक है दोस्तों, ये है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रकलन। आपने भी सही लगाया है तो आपकी तैयारी अच्छी है। यहाँ पर मैं कुछ और चीज जोड़ दूं दोस्तों। प्रकलन का जो शब्द भेद है वो संज्ञा पुल्लिंग है। हो सकता है कि इस बार पुल्लिंग पूछ लेंगे, कौन सा लिंग है, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है। पूर्व अनुमान या अंदाजा, प्रकलन मीन्स पूर्व अनुमान या अंदाजा। अंदाजा भी आए तब भी आपको यही लगा के आना है। जैसे कि संभावित व्यय के पहले से अनुमान लगाना, एक एस्टीमेट तैयार करना, कहते हैं ना एस्टीमेट तैयार कर लें, या कोई भी आपको बजट दिया जाता है तो वो प्रकलन के अंतर्गत ही आना है, यानी कि अनुमान लगाना, ठीक है। तो संभावित व्यय का पहले अनुमान लगाना या एस्टीमेट तैयार करना वो प्रकलन कहलाता है। तो अनुमान मीन्स प्रकलन, तो इसको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो है शांत रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर आपको सभी स्थायी भाव याद करके जाने हैं दोस्तों, कोई भी पूछ सकते हैं, चूंकि ये पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है निर्वेद, ठीक है, निर्वेद है, लेकिन आपको सभी स्थायी भाव याद करके जाने हैं। निर्वेद इसका सही है। जैसे कि कुछ मैं आपको बता दूं, श्रृंगार का रति होता है दोस्तों, वीर का उत्साह होता है, करुण का शोक होता है, हास्य का हास होता है, भयानक का भय होता है, रौद्र का क्रोध होता है, विवश का निगुप्स होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है। एक और वात्सल्य होता है दोस्तों। वात्सल्य मीन्स पुत्र विषयक रति होता है। रति भी दो प्रकार के होते हैं। भक्ति जो है भागवत विषय रति होता है। ऐसे भी जो है ना पूछे जा सकते हैं, गहराई के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। वैसे आपने स्थायी भाव याद कर लिए हैं वो उसमें से ही आएगा, लेकिन यदि गहराई से पूछ लिया जाए तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको ये सभी अलंकार की परिभाषा और कैसे पहचाना जाता है वो सब समझ कर जाना है दोस्तों। उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, लेकिन आपको ये सभी अलंकार जो है पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। अब जैसे कि दोस्तों मैं कुछ आपको इसके विषय में बता दूं। अनुप्रास अलंकार, तो इस अलंकार में किसी भी व्यंजन वर्ण की आवर्ती होती है। आवर्ती का अर्थ है दोहराना, जैसे तरनी, तनुज, तट, तमल। तो दोस्तों कोई भी कविता है उसे याद करके जाएं, जिससे कि आपका अलंकार जो है मन में बना रहेगा। जैसे कि तरनी, तनुज, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। उपयुक्त उदाहरण में ता वर्ण की लगातार आवर्ती है। इस कारण दोस्तों ये अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें देखने को मिलती है। जब भी हम दोस्तों ये सोचते हैं कि अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या है,
तो जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना है। जैसे कि तरणी, तनुज, तट, तमल, तरुवर, बहु, छाया, ये ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, ये अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। यदि हम अनुप्रास अलंकार को और ज़्यादा क्लियर करते हैं दोस्तों, तो अनुप्रास शब्द अनु तथा प्राय शब्द के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार तथा प्रास का अर्थ होता है जहाँ स्वरों की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। ये अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, तो यहाँ पर जो है बार बार रिपीट हुई है बात, इसलिए दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता ही दूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन में चले जाओगे। तो ये है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ तक ले लो इसको, ठीक है। तो ये हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरे जितने भी अलंकार हैं वो सब आपको याद करके जाना है। अभी अनुप्रास अलंकार पूछ लिया, हो सकता है उपमा अलंकार, सलेश अलंकार, एवं अलंकार में से कुछ पूछ लिया जाए, तो वो पूरा करना है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है अनुप्रास अलंकार। अब दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो नया आया हुआ है, इस शब्द के समय के लिए एक शब्द को बताइए, यानी कि जो इस शब्द का जो समूह है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है दोस्तों, है ना। तो फिर दुर्लभ, नवजीवन, नवतुंगत, नया मेहमान। तो दोस्तों जो नया आया हुआ है उसके लिए उपयोग करते हैं नवतुंग। तो इसको आपको याद रखना है और ऐसे शब्द पूछे जाएंगे दोस्तों, है ना। तो ये, तो इस संबंध में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, तो वह जो नया आया हुआ हो, अभी अभी आया हुआ हो, नवगत हो, या कि हम इंग्लिश में कहते हैं न्यू कमर, या फिर जो अतिथि यानी कि जो अभी नया नया आया है, तो उन सब के लिए नवतुंग शब्द प्रयोग किया जाता है दोस्तों, है ना। तो ये भी पूछा गया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सौजन्यता का शुद्ध रूप कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप पहचानना है आपको। सौजन्य, सौजन्य, सुजन्य और सौजन्य, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इन सभी के आपको अर्थ मालूम होने चाहिए, तभी आप इसका, यानी कि यहाँ पर आपको अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप इसके आंसर निकाल पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सौजन्य, ठीक है। अब इसका आपको अर्थ मालूम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं, और मैं तो कहूँगा कि विलोम शब्द में हैं, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी चीज़ मानी जाती है। जैसे कि सुजन का भाव, उदारता, कृपा, अनुकंपा, करुणा, मित्रता, ये इससे जोड़ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम कह सकते हैं सौजन्यता से परिपूर्ण यानी सज्जनता पूर्वक, सज्जनता पूर्वक, सौजन्यता से परिपूर्ण यानी सज्जनता पूर्वक। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सौजन्य, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो भी मिलता जुलता ही है पुरानी क्वेश्चन से। जैसे कि आय शब्द के लिए कौन सा सही विलोम शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर वह जो लिखा हुआ है ना, वो कैसे सही तरीके से लिखेंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। चारों देखेंगे ना, तो इसका जो विलोम शब्द है ना वो वह ही होता है, लेकिन लिखेंगे कैसे सही वो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि वाह बनेगा कि बा बनेगा कि ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये वह, ठीक है, जो कि आय का विलोम शब्द है ना। तो मैंने कहा था ना कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये रट के जाना अच्छे से। तो इसका शब्द जो है वो है वह। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो भी यही है, यानी कि ग्रामर से संबंधित आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए हिंदी की। व्याकरण, पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो का है, अक है, आक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, और इसका आंसर देने से पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि आखिर प्रत्यय होते क्या है। जैसे कि प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं दोस्तों। प्रत्यय शब्द में 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति प्लस आय, यानी कि प्रति प्लस आय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में और बाद में चलने वाला। जिन शब्दों में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता दोस्तों, वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है, ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है दोस्तों। प्रत्यय
कारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगाने पर शब्दों में संधि नहीं होती है, बल्कि अंतिम वर्ण स्वर में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर यथावती रहेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों, आप इसके उदाहरण देखेंगे तब आपको ये सही से समझ में आ जाएगा। अब इसका आपने जो भी आंसर सोचा हो दोस्तों वो जरूर मिला लें। यहाँ पर आपको 4 आंसर दिए गए थे, का, अक, आक और आ। इसमें से दोस्तों जो सही है वो है अक। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, हालांकि आप सभी के सही होंगे क्योंकि प्रत्यय जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ये बहुत सरल क्वेश्चन था एक तरह से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजा का पर्यायवाची बताइए। यहाँ पर आपको पर्यायवाची अच्छे खासे याद होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि इसमें भूप है, नीर है, व्योम है, सुधाकर है। यहाँ पर यदि हम 3 ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो ये भी किसी न किसी की पर्यायवाची हैं, लेकिन इसका जो राजा का पर्यायवाची है वो है भूप। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। कुछ राजा के पर्यायवाची शब्द आपको मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि इस बार कुछ और लिख दें। तो नृप, नृपति, नरेश, नरपति, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, पृथ्वीपाल, भूप, भूपति, भूपाल, भूस्वामी, महीपति, महीपाल, महीप, महाराजा, सम्राट, और दोस्तों सरदार, सिरताज, सामंत, शासक, सम्राट, स्वामी, राव, हिंद, नवाब, अवनिश, बादशाह और रूलर। रूलर जो होता है वो इंग्लिश में है, लेकिन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो राजा के पर्यायवाची कितने होते हैं वो सब आपको, और ये भी जो जिसकी भी पर्यायवाची हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब समय का भी आपको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों कि दोपहर के समय का क्या कहलाता है। तो आपको बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए कि ये जो चारों दिए गए हैं इनका अर्थ क्या है। यहाँ पर हम आंसर पे ही नहीं पहुंच रहे हैं, जो भी उनके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों समय के संबंध में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था वो था ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ। तो भेद प्रकट हो जाना, हर समय काम करने वाला, रौब जमाना, आवश्यकता से बहुत कम। तो ये मुहावरा अच्छा खासा यूज हुआ है शिक्षक भर्ती में, क्योंकि पद बहुत कम आए थे तो सभी यही कहते थे सर ऊंट के मुंह में जीरा है। तो आवश्यकता से बहुत कम, है ना, जितने भी पद आते थे सभी यही बोलते थे सर ऊंट के मुंह में जीरा है। तो यहाँ पर आवश्यकता से बहुत कम। तो इस तरह से जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वो भी आपको याद करनी होगी। अब दोस्तों ये तो हिंदी की फर्स्ट लैंग्वेज थी। अब एज ए सब्जेक्ट जो हिंदी है, जो कि आपको 120 नंबर का आ रहा है, उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम पेपर में पूछे गए थे। तो इनको आपको सही से याद करना है, यानी कि समझ कर ही जाना है। याद करने से मतलब होता है समझ के जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय में कुछ पीछे तक का समय माना जा सकता है। आधुनिक काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भक्ति काल। ठीक है, तो कौन कौन से काल रहे हैं उस हिसाब से आपको देखना होगा कि आधुनिक काल कहाँ से कहाँ तक है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, क्योंकि इस तरह से दोस्तों घुमाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो लोग स्वार्थवश व्रत की प्रशंसा, खुशामद करने, वाणी का दुरुपयोग करते हैं वे सरस्वती का गला घोटते हैं। ऐसे तुच्छ वालों को कविता नहीं करनी चाहिए। कविता उच्च शय, उदारता एवं निस्वार्थ हृदय की उपज है। कवि मनुष्य का मात्र के हृदय में सौंदर्य के प्रभाव बहने वाला है। उसकी दृष्टि में राजा और रंग सब समान है। वह उन्हें मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझता है। सात्विक कवि की क्या विशेषता होती है दोस्तों? सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में असौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना है। सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का विमुक्त प्रभाव करना है। सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना नहीं है। सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। या फिर इसका आंसर हो सकता है दोस्तों
सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य की विमुक्त प्रभाव करना है। यानी कि आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर करके ये प्रश्न बनाया गया है, या इसका आंसर हो सकता है सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में असौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है सभी एक से आंसर लिखकर, या फिर इसका आंसर हो सकता है सात्विक कवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना है। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है दोस्तों, सात्विक का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रभाव करना है, तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पर मैंने चारों ही आंसर क्यों बताया कि हो सकता है कि आप सही से न लगा रहे हो, जो मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ वो आप सुनते चले जा रहे हैं, तो वो ना करें। जो मैं इसमें बता रहा हूँ उसे आप मैं जब आंसर बताऊँ उससे पहले ही आपके मन में आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो 4 है, और ये सब एक से हैं इसलिए कन्फ्यूजन उत्पन्न होता ही है। अब दोस्तों इसका जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ कुछ ही देर में। तो यहाँ तक मैंने ये वीडियो कवर कर दिया है। आपको यदि मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और सभी तक इस वीडियो को पहुँचाएं जिनके एग्ज़ाम है, क्योंकि प्रीवियस जो एग्ज़ाम पेपर है उससे हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।